हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं जल्दी से उनको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको पेपर लीक सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें मैं हर चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है ना, वो करा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को करके जाते हो, और खास करके अगर आपके स्कूल में आर.एस. अग्रवाल की बुक चलती है, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब हम पहचाने कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो आज हम इन चीजों को सीखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो जैसे आपने पिछले वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया है ना, उसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह से जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, उनके फटाफट वीडियोस को अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो होता क्या है। और हाँ, अगर आपको पिछले चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में एक विंडो ओपन होगा, और उस विंडो में जब आप क्लिक करोगे ना, तो इस चैप्टर के यानी कि जो भी मैं आर.एस. अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना रहा हूँ पेपर लीक सीरीज में, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और जो इनवर्स प्रोपोर्शन है होता क्या है भाई। तो डायरेक्ट देखो क्या होगा ना, कि दो नंबर्स आपको दिए हुए रहेंगे, और जब आपको ऐसा फील हो कि एक नंबर को मैं बढ़ा दूं तो दूसरा नंबर भी बढ़ जाएगा, यानी कि उन दोनों में कुछ ऐसा कनेक्शन रहेगा कि एक की वैल्यू को बढ़ाने से दूसरे का वैल्यू बढ़ जाए, वहां पर बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर एक का वैल्यू कम करने से दूसरे का भी वैल्यू कम हो जाए, तो इसको भी बोला जाता है डायरेक्ट। यानी कि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो दूसरा वाला भी घट जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मान लो आप दुकान में गए और आपको लेना है वहां पर शक्कर। नॉर्मल से एग्जांपल समझते हैं, शुगर शक्कर तो सब जानते ही हो कि शक्कर क्या होता है, चीनी बोलते हैं उसको। तो आप एक दुकान पे गए और दुकान वाले से पूछा भैया शक्कर का रेट क्या है, तो दुकान वाला आपको बताएगा कि बबुआ, अगर तुमको 1 केजी लेना है तो 1 केजी का तुमको देना पड़ेगा 40 रुपी। ठीक है, 1 केजी का 1 केजी अगर लेना है तो 40 रुपी देना पड़ेगा। अब अगर तुम लोग इसको बढ़ाते हो, मान लो कि 1 केजी को अगर 2 केजी करते हो, तो फिर तुम लोगों का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे तुम लोगों को अगर 2 केजी लेना रहे, तो जो रुपी है वो कितना हो जाएगा, 40 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हम जब की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। अगर मैं क्वांटिटी कम कर दूं, यानी मुझे 1 केजी नहीं चाहिए, मुझे हाफ केजी ही चाहिए, अगर मैं आधा कर देता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा भी कम देना पड़ेगा। जो 40 रुपी था उसके बदले सिर्फ मुझे 20 रुपी देना पड़ेगा। तो जब मैं एक अमाउंट को बढ़ा रहा हूँ, एक की क्वांटिटी जब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो दूसरा भी हमारा बढ़ रहा है। और जब मैं एक को कम कर रहा हूँ तो दूसरा भी कम हो रहा है। बस इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देख करके समझ में आएगा, अभी चिंता मत करो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज हैं, आप उनको देख करके आराम से बता पाओगे कि कौन सा किसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इनवर्स में क्या होता है। इनवर्स में हम लोग का कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि हम लोग वर्क से रिलेटेड का हमको इसको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे स्कूल में कुछ काम करवाना है, मेरे क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, और मैं जानता हूं कि अगर 40 बच्चे उस काम को करेंगे मिल करके, तो वो कितने दिनों में करेंगे, वो उस काम को मान लेते हैं कि 8 डेज में करेंगे। कितने डेज में करेंगे भैया, 8 डेज में करेंगे। अब क्या हुआ कि किसी कारणवश 20 बच्चे क्या हो गए, छुट्टी में चले गए, या फिर कहीं टूर वगैरह में चले गए, 20 बच्चे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 40 बच्चे थे, वो 8 दिनों में उस काम को कर ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वहां पर 20 बच्चे बचे हुए हैं केवल। तो अब क्या होगा कि जो टाइम लगेगा वो मेरा ज्यादा लगेगा। कोई भी काम अगर हो रहा है, 40 बच्चे अगर 8 दिन में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब बच्चे अगर कम हो गए हैं, तो उसी काम को करने में ज्यादा समय लगेगा, होगा ना ऐसा। तो कितना समय लगेगा पता है, वहां पर उन लोगों को 16 डेज लगेगा। कैसे निकल रहा है ये सब तुम लोग आगे सीखोगे क्वेश्चन करने के बाद। बाकी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब 40 बच्चे थे तो 8 दिन में कर दे रहे थे। अब अगर बच्चे कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, बढ़ गया। एक को जब हमने कम किया, देखो ना ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है, आपस में बढ़ जा रहा है। यही ना हो रहा है कि जो हमारा 8 था वो अब हमारा 16 हो गया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं था, हम अगर एक को बढ़ा रहे थे तो दूसरा बढ़ रहा था, एक को अगर कम कर रहे थे तो दूसरा भी कम हो रहा था। उसी तरीके से इसी में अगर मैं कुछ और ऐड कर दूं, मान लो कि मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं जो 8 दिनों में काम को कर रहे हैं, मैं दूसरे क्लास को भी वहां पर बुला लेता हूँ, तो भैया दूसरे क्लास वाले भी मिलकर के इसी काम को कर दो, तो मेरा काम और जल्दी हो जाएगा। यानी कि मान लो दूसरे क्लास के बच्चे मिल जाते हैं, और 40 का जो है डबल हो जाते हैं, टोटल 80 बच्चे हो जाते हैं। तो अब जो मेरा काम है वो 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब मैं एक नंबर को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जब एक नंबर को मैं घटा रहा हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है।
तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना कि क्या मैं एक नंबर को बढ़ाने से दूसरे नंबर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इनवर्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ बेसिक से तरीके होते हैं जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है a truck cover a distance of 530 किलोमीटर in 30 लीटर ऑफ डीजल। यानी कि एक ट्रक है जो 510 किलोमीटर चल रहा है, अगर हम उसमें 34 लीटर डीजल डाल रहे हैं उस कंडीशन में। अब बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। यानी कि अगर हम उसी ट्रक में 34 के बदले में 20 लीटर अगर डीजल डालते हैं तो फिर वो ट्रक कितना चलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब हमारा हमको ये तो पता ही है कि 30 लीटर में अगर 510 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर हम लोग पेट्रोल कम डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो कम दूरी तय करेगा। यानी कि एक को अगर कम कर रहे हैं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा। इट मींस कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो यहां पर लिख भी सकते हो इस तरीके से कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे लिख दोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बच्चे को समझ में आ गया कि केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हम कैसे पता लगाएं कि कितना किलोमीटर चलिएगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, तुम दो टेबल बना लो। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं तुम लोग को भी याद कराऊंगा। बाकी एक सिंपल सा टेबल बना लो और जो चीजें हमको दी हुई है ना, आप बस उसको यहाँ पर लिख दो। जैसे क्या क्या दिया हुआ है अपने को, एक तो डीजल दिया हुआ है ना, ये जो लीटर में हम क्या चीज है वो डीजल है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये भैया हो गया मेरा डीजल। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है नंबर वो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो नीचे में मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। आप ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं ऊपर में डीजल लिख रहा हूँ। तुम लोग इसको याद मत करके चले जाना कि सर ने डीजल लिखा तो हम भी डीजल लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस आगे जरूरी क्या है वो भी मैं नीचे समझाने वाला हूँ। तो डीजल कितना था हमारे पास, 34 लीटर था। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 34 लीटर डीजल में जो डिस्टेंस है वो हुआ हमारा 510 किलोमीटर। अब हमसे बोल रहा है कि अगर डीजल को तुम 20 लीटर डालते हो तो जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर डिस्टेंस के बदले में कुछ तुमको पता है नहीं कि 20 लीटर में कितना चलेगा, तो हम लोग उसके बदले में ले लेंगे x। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट वाले को सॉल्व करने का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 डिवाइड बाई y1 इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2। ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करना है आपको कि ये जो है ना हमारा, अच्छा मैंने यहाँ पर x लिख दिया जिससे कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में यहाँ पर हमारा y2 लिखा आता है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला याद नहीं कर रहे। बस मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पहला नंबर इसको हम लोग x1 मानते हैं, ये दूसरे नंबर को x2 मानते हैं, नीचे वाले को y1 और y2 माना जाता है। तो करना बस यही रहता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इन दोनों को डिवाइड करना रहता है और इन दोनों को डिवाइड करना रहता है, और दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ओके, देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं रटेंगे ना, ये बस मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट वाले में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट से डिवाइड याद रखना, और इनवर्स में होता है मल्टीप्लाई। अभी इनवर्स जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब तुम लोग उसका मेथड देखिए समझ में आएगा। तो डायरेक्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। सो ऐसे लिखेंगे अपन, यहाँ पर जो 34 है उसको डिवाइड कर दो 510 से, और इक्वल की उस साइड में लिखो 20 और डिवाइड कर दो उसको x से। हमको इस x की वैल्यू चाहिए, मैं इस x को इधर ले आता हूँ, न्यूमरेटर में हो जाएगा, इसको उधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब x इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 34x इक्वल की उस साइड में ये बन जाएगा 20 और मल्टीप्लाई में 510। तो मैं फिलहाल मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे 34 को उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में 510 और डिवाइड बाई में हमारे पास ये 34 उधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था। तो पहले तो मैं इसको किससे उड़ा दूं, मैं इसको 17 से ही उड़ा दूं, नहीं 17 से उड़ा देते हैं। 17 के टेबल में हमारा 2 टाइम पे आ गया 34, उसके बाद हमारे पास 17 के टेबल में ऊपर 51 दिख रहा है 3 टाइम पे, और ये जो 0 है वो उतर जाएगा इस तरीके से। अब ये 2 से भी कट हो रहा है, देखो 2 के टेबल से हम लोग यहाँ पर 10 टाइम पे इसको कट कर लेंगे। अगर आप बड़े नंबर से कट नहीं कर पा रहे तो पहले आप छोटे नंबर से कट कर लेना और फिर बड़े नंबर से कट कर लेना, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमारा क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई 30 आ गया, नीचे तो कट फिट हो गया खत्म नीचे। तो 10 का जब 30 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 300 आएगा। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 300 है, और ये 300 क्या निकला है, ये 300 हमारा डिस्टेंस निकला है जो कि किलोमीटर में दिया हुआ था। देखो जो 510 था वो किलोमीटर में निकला था ना, तो इसमें भी आप ये किलोमीटर जरूर लिखना, तभी आपका आंसर कंप्लीट कहलाएगा। बस 300 लिख करके छोड़ दोगे ना तो आंसर अधूरा कहलाएगा। आप चाहो तो नीचे में लास्ट में एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि सो क्या था यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। तब लिखोगे सो द ट्रक कवर 300 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। इस तरीके से स्टेटमेंट अपने से बना करके नीचे में लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको अभी बहुत ही बेसिक चीजें समझ में आई होंगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, देखो इसको पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। इसमें क्या बोल रहा है
कि इफ 18 डॉल्स कॉस्ट ₹630, यानी जब हम लोग 18 डॉल खरीदते हैं तो हमको 630 रुपी देना पड़ता है, तो हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹455, यानी कि 455 रुपये अगर अपन देंगे तो हमको कितना डॉल मिलेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर जल्दी से और ये बताओ कि डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है। हमने देखा कि 630 में 18 डॉलर्स मिल रहे हैं, तो अगर हम लोग अमाउंट को कम कर देते हैं, यानी कि 630 से अगर अपन 455 में आ जाते हैं, तो ये भी क्लियर है कि हमको जो डॉल्स है वो भी क्या होगा, कम मिलेगा। ज्यादा तो मिल नहीं सकता है, कम पैसे में ज्यादा सामान कैसे मिलेगा भाई, दुकान वाला तुमको उल्टा लटका के मारेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये भी हम लोग समझ गए कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो लिख लेना इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग अपना बॉक्स बनाएंगे, हम देखेंगे कि हमको दिया क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला तो हमने को दिया हुआ है यहाँ पर डॉल और उसका प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन प्राइस, सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा नियम में कानून नहीं, बस सिंपल से लिखो। डॉल कितना था, तो 18 डॉल्स थे, और प्राइस कितना था, 630 रुपी था, तो नीचे में 630 लिख लो। अब यहाँ पर डॉल्स हमको नहीं पता, इसका प्राइस पता है कि 455 हमारा प्राइस है, लेकिन कितने डॉल्स है वो नहीं पता, तो उसके बदले में एक्स लिख लो। और तुम लोग जैसे कि मैं बताया कि डायरेक्ट वाले में डिवाइड किया जाता है, तो बस यहाँ पे डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा आपका 18 डिवाइड बाई में 630 और इक्वल की उस साइड में x डिवाइड बाई में 455। चलो कैलकुलेशन करते हैं, इसको इधर भेज देता हूं। अच्छा, इसको क्या उधर भेजूंगा, बस x उधर है, ये उधर रहने दो, इसको बस इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई में 455 डिवाइड बाई में हमारा 630 पहले से है, इसको उतार लेते हैं, और इक्वल की उस साइड में x को रहने देते हैं, बस x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहाँ पर से। मैं पहले 9 से कट करता हूँ, बड़े नंबर से कट करता हूँ तो मुझे जल्दी समझ में आता है। 9 2 18 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 9 7 63 और ये 0 उतर करके आ गया। अब मेरे को लगता है कि ये 7 से कट होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ 7 के टेबल में। हाँ, 7 से कट हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। 7 के टेबल में 7 10 70 हो गया, ऊपर में 7 6 हमारा 42 होगा, 45 में से 42 कट होगा, बचेगा 3, वो आगे जाकर इसको 35 बना देगा, तो 7 5 35। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप बड़े नंबर से कट नहीं कर पाते तो आप छोटे नंबर 2 से 3 से 5 से जिससे भी कट हो रहा है उससे आप कट कर सकते हो। मैं उल्टा चलता हूँ, मैं बड़े नंबर से पहले कट करता हूँ, छोटे नंबर से बाद में कट करता हूँ, तो आपकी मर्जी, आप जैसे कट करना चाहो। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 5 से कट कर लूं क्या, 5 से उड़ा देते हैं अपन। चलो 5 के टेबल में हमारा 5 1 जा 5 हो गया, 1 आगे जाएगा और ये 15 बन जाएगा, तो 5 3 जा 15, ये हो गया 5 2 जा 10 और ये 2 से मेरा 2 कैंसिल, तो 13 इक्वल टू एक्स आ रहा है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 13 है। ये 13 क्या है, ये नंबर ऑफ डॉल है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 डॉल्स। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि जो 455 रुपये जब हम दुकानदार को देंगे तो वो हमें 13 डॉल्स ला करके दे देगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप अब आपको और चीज समझ में आ गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट वाला, ताकि हम दिमाग में अच्छे से घुस जाए कि डायरेक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर को ये क्वेश्चन देने में बहुत मजा आता है और मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड इज 65 मिलीमीटर, यानी कि हमने 12 कार्डबोर्ड को रखा है। कार्डबोर्ड समझते हो ना, कागज का गोट्टा जो रहता है, एक तरह से गट्ठा बोलते हैं उसको, या फिर कार्डबोर्ड समझते हो यार, कागज का ही रहता है। तो कार्डबोर्ड के जब हम लोग 12 कार्डबोर्ड एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, तो उसका जो थिकनेस बनता है ना, वो कितना बनता है, तो 65 मिलीमीटर में बनता है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड्स, यानी कि अगर हम लोग वहां पर 12 ना लेकर के टोटल 312 कार्डबोर्ड्स एक के ऊपर रखेंगे, तो बताइए उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं कार्डबोर्ड को बढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ऊपर में कार्डबोर्ड की संख्या में बढ़ाते जाऊंगा तो थिकनेस भी क्या हो रही है, मेरी बढ़ते जा रही है। कार्डबोर्ड की संख्या को अगर मैं कम करूंगा तो थिकनेस भी मेरी कम होगी, यानी एक को बढ़ाने से, ये जो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड है इसको बढ़ाने की वजह से मेरा जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ये भी क्या है, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला केस है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला वो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। फिर से सेम काम करना है, देखो डायरेक्ट वाला दिमाग में घुसा लो, 3 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वाले आपने कर लिए तो अब आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन बनता कैसे है। सबसे पहला काम टेबल बनाना है, चाहे डायरेक्ट वाला रहे चाहे इनवर्स वाला रहे, टेबल आप जरूर बनाना। एग्जाम में बहुत मजा आता है, टेबल बनाने से टीचर को दिखता भी है कि बच्चे ने साफ साफ बनाया है और ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप x1 डिवाइड बाई y1 जो वाला फॉर्मूला है वो भी यूज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना रहता है पता है, इसको x1 लिखोगे, ये हमारा x1 है, ये मेरा y1 है, फिर ये मेरा y2 हो जाएगा और x2 को आप लोग गायब कर दोगे, ऐसे कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, x1 किसको मानूं मैं, x2 किसको मानूं, इसीलिए मैं उस फॉर्मूला की यूज नहीं कर रहा हूं। जो बेसिक मेथड है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर 2 चीजें दी हुई है, पहला दिया हुआ है थिकनेस और दूसरा है कार्डबोर्ड। तो मैं पहले कार्डबोर्ड को ही लिख लेता हूँ, ये पहला क्या है भैया, कार्डबोर्ड है, और दूसरा चीज जो है वो है हमारा थिकनेस। ठीक है,
तो हमने क्या देखा कि जब 12 कार्डबोर्ड थे तो थिकनेस कितना था 65 था, तो नीचे में 65 लिख लेंगे। अब जो कार्डबोर्ड की संख्या वो बढ़ा करके 312 कर दी है, थिकनेस हमको पता नहीं है तो डिवाइड बाय में x कर देंगे। और यहाँ पर लिख भी देना कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, इसीलिए हमारा 12 डिवाइड बाय 65 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 312, ओके, 312 डिवाइड बाय x के। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन। बस इसको आपको कट पीट करना और आंसर आ जाएगा। x को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। जो x यहाँ पर इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x बनेगा। मैं डायरेक्ट इसको x कर देता हूँ, तुम लोगों को पता ही है कि 12x बनेगा तो 12 को भेजना ही पड़ेगा मुझे उधर। उसके बाद यहाँ पर 312 पहले से है, ये 65 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में 65 हो जाएगा, और ये जो 12 है ये नीचे में आ जाएगा इधर डिवाइड में। तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था सेम काम किया, बस वहां पर मैं इसको एक साथ लिखा था पहले और अगले स्टेप में ट्रांसफर किया था। इस बार मैंने डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर दिया, केवल x को इधर कर दिया है। तो इसमें अब तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि सर ये x कहां से है, कई बच्चे लोग को डायरेक्ट लिखने से ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया था। ये x यहां जाकर के मल्टीप्लाई होता है और फिर ये नंबर यहां जाकर के डिवाइड होता है, ऐसे होता है। चलो भैया कट पीट करते हैं, किससे कट हो रहा है दादा तू 6 से टेबल से जा रहा है क्या? हाँ 6 से टेबल से जा रहा है। देखो 6 2 12 होगा, यहाँ पर 6 5 जो हमारा 30 हो जाएगा, 31 में से 30 कटेगा बचेगा 1, वो आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 6 2 12 हो गया। अब मैं इसको किससे उड़ा दूं? 2 से उड़ा देता हूँ, फिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 2 का टेबल में हमारा 2 2 4, 1 आगे जाएगा और इसको बना देगा 12, तो 2 6 हमारा 12 आ गया। तो 26 का मल्टीप्लाई 65 से करना, बस मल्टीप्लाई करो और आंसर रेडी है। मल्टीप्लीकेशन वाला काम तुम लोग रफ पेज में करोगे, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ। 65 को मल्टीप्लाई कितना से करना भैया? 26 से करना है। 6 5 30 का 0 कैरी हो गया 3, 5 2 10 और 3 हो जाएगा 13, 6 6 36 फिर से कैरी 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 6 2 12 और 3 बन गया इस बार 15। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और 1 6 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, सही चल रहा हूँ ना? हाँ सही चल रहा हूँ, यानी कि हमारा x जो वैल्यू है वो आ गया 1690, और ये क्या था? थिकनेस था। थिकनेस किस चीज में दी हुई थी हमको? मिलीमीटर में दी हुई थी ना, तो यहाँ पर भी हम लोग मिलीमीटर जरूर लिखेंगे। अब एक नया चीज सिखा देता हूँ तुम लोगों को, अभी मैं बेसिक सिखाते इसलिए ज्यादा एडवांस नहीं सिखा रहा था, अब तुम लोग बेसिक सीख चुके तो एडवांस ये सीख लो कि जब तुम लोग ये बॉक्स बनाओगे ना, तो यहाँ पर जो भी कार्डबोर्ड दिया हुआ है, तो कार्डबोर्ड तो चलो केवल नंबर, उसमें तो कुछ यूनिट होता नहीं है, तो जो भी यूनिट दिया हुआ है ना वो जरूर लिखना। जैसे कि अगर मान लो लीटर दिया हुआ है यूनिट में तो लीटर लिख दोगे, मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिख दोगे, केजी दिया हुआ है तो केजी लिख दोगे। जैसे यहाँ पर मिलीमीटर दिया होता है ना थिकनेस, तो इसको ऐसे लिखा जाता है थिकनेस और फिर ब्रैकेट में ऐसे मिलीमीटर ऐसे लिखा जाता है। तो ये चीज तुम लोग जब एग्जाम में दिखाओगे ना टीचर को कर करके, तो टीचर को लगेगा अरे वाह बच्चा तो एक एक बारीकी से चीजों को कर रहा है, तो टीचर को चेक करने में बहुत मजा आएगा कॉपी, वो लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है ना बहुत आगे तक चल करके बहुत तरक्की करने वाला बच्चा है। तो ये सब बेसिक सी चीजों को ध्यान में रखना है। मैं ये सब इसको शुरू में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे मेन आपको ये सिखाना था। अब आपने ये सीख लिया, अब आप इस चीज को आराम से सीख सकते हो कि भैया बस थिकनेस के बगल में यूनिट तो लिखना है, यहाँ पर जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेना और बगल में मिलीमीटर लिख लेना। इस लाइन को बनाने से पहले चीजों को लिख लेना और फिर लाइन को बना देना, तो जगह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कुछ क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में और उसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक नंबर को बढ़ाएंगे ना तो दूसरा कम हो जाएगा, या एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, वो ऐसा वाला क्वेश्चन है। मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। देखो किसमें बोल क्या रहा है कि 6 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज, यानी कि 6 काउ है, उनको एक खेत में बांध दिया गया है कि भैया चलो तुम आराम से चलते रहो इस खेत में, दूसरे बगल में मत जाना। तो वो उस खेत को उस फील्ड को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? खा पी करके ग्रेज करके, तो 28 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 28 डेज में वो काउ उस खेत को सफाया कर देंगे। आगे हमसे बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड 14 काउस टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड, यानी कि उसी खेत में अगर हम लोग टोटल 20 बोल रहा हूँ 14 काउस अगर ले आते हैं तो फिर वो कितना समय लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब नंबर ऑफ काउ हम बढ़ा देंगे तो वो जल्दी जल्दी खाएंगे घास को, और घास जब वो जल्दी जल्दी खाएंगे तो नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो जाएगा। 6 जो गाय थे वो 28 डेज में खत्म कर रहे थे, तो यहाँ पर जब 14 गाय हो जाएंगे तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि वो फटाफट खाएंगे और 28 डेज से तो कम में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 28 डेज से कितने कम में खत्म करेंगे ये हमको पता लगाना है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने नंबर ऑफ काउ को बढ़ाया, ठीक है, नंबर ऑफ काउ जब बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको लिख भी दोगे कि इट इज अ केस या फिर दिस इज द केस, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स। इस तरीके शुरू में अगर लिखोगे ना हर क्वेश्चन के तो बहुत मजा आएगा टीचर को देखने में कि भैया बच्चे को समझ में आ गया कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब क्या करना है, तो इसमें पहले की तरह ही टेबल बनाना है।
अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं तुम लोग को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट में डिवाइड करना रहता है, इनवर्स में मल्टीप्लाई करना रहता है, डिवाइड का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर x1 का मल्टीप्लाई y1 से और इक्वल टू साइड में x2 का मल्टीप्लाई y2 से, ऐसे करना रहता है। तो मल्टीप्लाई है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन छुपी होती है, ये फॉर्मूला होता है। कई बच्चे फॉर्मूला से बनाना प्रेफर करते हैं, तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर एकदम बेसिक ट्रिक सिखा रहा हूँ, या बेसिक तरीका कर सकते हो, जिससे गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। तो हमको दिया क्या गया है, हमको दिया हुआ है दो चीजें, पहला है नंबर ऑफ काउज और दूसरा है डे। तो नंबर ऑफ काउ और दूसरा डे है। डे में तो कुछ यूनिट लिखना है नहीं, बस ऐसे ही लिख लो और ये टेबल बना लो। तो नंबर ऑफ काउ पहले कितने थे, पहले 6 काउ थे और जो डे लग रहा था वो 28 लग रहा था। अब नंबर ऑफ काउ 14 हो गए हैं और डे अपने को पता है नहीं, तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे। और हमने पहले जैसे कि बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे इन दोनों को पहले हम डिवाइड कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, ये और आसान रहता है। 6 का मल्टीप्लाई 28 से कर दो, इक्वल टू उस साइड में 14 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दो, बस हो गया। x की वैल्यू चाहिए 14 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई में 28 डिवाइड बाई में 14 और इक्वल टू उस साइड में हमारा x बच जाएगा। कभी भी जब इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, तो अगर मुझे पता है कि बाद में कट करना ही है, तो पहले मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले कट कर लेना और फिर मल्टीप्लाई करना, उससे टाइम बचता है बहुत ज्यादा। तो मैं अगर कट करूंगा तो 14 के टेबल से ये हमारा 2 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, 14 टू 28, फिर 6 टू 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 12 लिखो, बतिया एक ही है। तो x की जो वैल्यू वो 12 है और ये 12 क्या था, 12 हमारा डेज था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 डेज। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि अगर हम वहां पर टोटल 14 काउ ले आते हैं ना, तो वो 12 डे में ही उस खेत का सफाया कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। ओके बबुआ लोग, तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो, अभी तक जो क्वेश्चन बनाया ना, उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ा था, बस टेबल बनाना था, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, टाइम वाला क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन, और फिर समझते हैं कि इसको कन्वर्ट कहां पर करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 36 मिनट। यानी कि जो 7 नल अगर अपन खोल देते हैं और उस नल से हम लोग पानी भरते हैं टंकी के अंदर, तो वो टंकी कितने देर में भरा जाता है, तो 1 घंटे और 36 मिनट में वो भरा जाता है। अब बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द टैंक। यानी कि अगर हम लोग 7 के बदले एक और नल ले आते हैं, टोटल 8 नल लगा देते हैं, ऊपर 8 टैप्स लगा देते हैं, तो वो कितने समय में उस टंकी को भरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब ज्यादा नल अगर लगा रहे हैं हम लोग, तो टाइम तो कम हो जाएगा। यानी कि 7 जो नल थे, अगर वो 1 घंटे और 36 मिनट में, 1 आवर 36 मिनट में अगर टंकी को भर रहे थे, अब हम लोग नल एक और बढ़ा देते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यही ना होता है, जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो टाइम हमारा कम लगता है। अगर आप 8 वहां पर टैप्स लगाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, 9 टैप्स लगाओगे तो टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा, 10 टैप्स लगाओगे तो टाइम और ज्यादा कम होगा। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम होते चला जा रहा है, तो इसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। लिख लेना यहाँ पर, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला केस है। सॉल्व कैसे करना है, तो देखो भाई, ये जो टाइम दिया हुआ है 1 आवर 36 मिनट ना, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जाते हो ना, तो आप लोग वहां पर अलग अलग यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर और 36 मिनट लिख करके सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर जाहिर सी बात है गलत आएगा, 136 उसको नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें पूरे के पूरे टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और आंसर पहले मिनट में लाएंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, तो हमको दो चीजें दी हुई है फिर से। एक तो टैप दिया हुआ है, यानी कि नल दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टैप्स लिख लेता हूं, और दूसरा अपने को टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम। अब क्या होगा कि जो हमारे पास टैप थे वो थे 7, और 7 टैप्स जो थे कितना समय ले रहे थे वो मैं बाद में लिखूंगा। बाद में कितने टैप्स हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं, और इसका हमको समय पता नहीं है, यही हमको निकालना है। तो 1 आवर जो 36 मिनट है ना, उसको कन्वर्ट करो, यहाँ पर साइड में लिखो आप लोग ऐसे कि हम लोग जानते हैं भैया 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होंगे। इसका मतलब कि 1 आवर और 36 मिनट अगर हम लोग देखें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट और प्लस में 36 मिनट, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हमारा 96 मिनट हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा 96 मिनट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 96 मिनट। अब आपका जो आंसर है वो सही आएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। खास करके समय वाला क्वेश्चन, आवर वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। अब इसको आप सॉल्व करो तो आराम से आंसर आ जाएगा। इनवर्स वाला क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई 96 से कर दो, इक्वल टू साइड में 8 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दो।
यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 8 को इधर ले आओ, सॉरी 98 लिख दिया 96 बोल करके, इसको मिटा करके मैं 96 कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई में 96 डिवाइड बाई में हमारा 8 हो गया, इक्वल के उस साइड में x रहेगा। 8 के टेबल से कट कर लेते हैं, 8 बन जाए 8, 9 में से 8 कटेगा बचेगा 1, आगे जाकर के उसको 16 बना देगा, तो 8 के टेबल में 2 टाइम पे हमारा 16 आ जाता है। 12 से बन जाए कितना होता है 84 होता है, तो यहाँ पर 84 इक्वल टू x लिखो, या x इक्वल टू 84 मिनट्स लिख दो, बतिया एक ही है। अब यहाँ पे छोटा सा एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को मिनट में दिया नहीं था, हमने मिनट में क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग को अपना काम आसान करना था, क्वेश्चन का काम आसान नहीं करना था, खुद का काम आसान करने के लिए किया है। तो टीचर ने तो क्वेश्चन चूंकि आवर और मिनट में दिया है, तो हम इसको भी आवर और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अब दिमाग लगाओ, जो हमारा 84 है उसको हम लोग 60 से क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो इसको आप दिमाग नहीं कर सकते हो, 84 को क्या करो, 2 पार्ट में कन्वर्ट करो। एक पार्ट जो होगा आपका वो तो 60 होगा, क्योंकि 60 यानी कि 1 आवर होता है, 60 मिनट यानी कि 1 आवर, 84 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो 84 में से हमने 60 जब हटा लिया तो बचा कितना, हमारे पास 24 बच गया, यानी कि 24 क्या होगा, मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि 1 आवर एंड 24 मिनट्स, यानी कि जो हमारा टाइम लगा ना वहां पर, जो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो हमारी 1 आवर एंड 24 मिनट्स है। तो लास्ट में आप इसको भी कंप्लीट जरूर करोगे, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ जा रहे होगा कि डायरेक्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है, इनवर्स वाला कौन सा क्वेश्चन। अगर तुम लोग को मजा आ रहा होगा समझने में ना, तो अपने बुक में जल्दी से जाओ, बुक के पेज पलटो, कोई सा भी क्वेश्चन देखना और उसको पता लगाना कि वो डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है। तुम लोग को पक्का मुझे पता है, गारंटी है कि तुम लोग उसको समझ जाओगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिलहाल हम उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जहां पर आप लोगों को ये दिया जाता है कि कुछ लोग रहते हैं, उनके लिए इतना समय के लिए खाना है, अगर उसमें से कुछ और नए एक्स्ट्रा लोग आ जाए उस जगह पर, तो बताइए जो खाना था ना वो अब कितने दिनों तक चलेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, पूरे डायरेक्ट यूनिवर्स का। और ये केवल आपके एग्जाम में नहीं आता, ये आगे चल करके कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करोगे ना, वहां पर भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। इसमें बोल रहे हैं कि गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 42 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 900 मैन का गैरिसन है। गैरिसन मतलब कि जैसे पहले के जमाने में, अभी में भी आर्मी लोगों का जो ग्रुप होता है ना आर्मी का, उसको गैरिसन कहा जाता है। तो ये समझ लो कि 900 आर्मी मैन है हमारे पास, और उनके लिए जो प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब कि उनके राशन का सामान, उनके खाने पीने का जो सामान होता है उसको प्रोविजन कहा जाता है। तो उनके राशन का जो सामान है वो 42 डेज के लिए है। कितने लोग थे, 900 लोग थे, और उनका जो सामान है वो 42 डेज का है। ओके, अब क्या है कि हमसे बोला जा रहा है कि हाउ एवर अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव, यानी कि 500 लोग और आ गए। रीइंफोर्समेंट मतलब कि उसमें और वृद्धि कर दिया गया 500 लोगों का, ठीक है। यानी कि जैसे पहले 900 लोग थे, अब उसमें 500 और ऐड करने। इसमें बच्चे लोग क्या गलती करते हैं पता है, एक साइड लिखते हैं 900, उसके बगल में लिख देते हैं 500, बस वहीं पे गलती होता है। अभी इसको समझाऊंगा कैसे लिखना है। और हमसे बोल रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ, तो बताइए अब जो खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो फिर से पहले तो ये समझेंगे कि डायरेक्ट वाला है इनवर्स वाला है। तो देखो पहले 900 लोग थे, वो 42 डेज तक खाना चला लेते, ठीक है। अब 900 में 500 और आ गए, बाहर से और लोग आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1400 हो गए, 1400 हो गए। तो जाहिर सी बात है कि खाना तो उतना ही है, खाना तो वो लेकर के आए नहीं, बस लोग वहां पर आए हैं। तो जो 42 डेज का जो खाना था अब वो कम समय पे चलेगा, क्योंकि आदमी तो ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा खाना का कंजप्शन होगा ना पर डे। तो जो 42 डेज था, हो सकता है 30 डेज चले, हो सकता है 25 डेज चले, अब निकालेंगे तब पता चलेगा। तो इसको करना कैसे, इसको देखो ऐसे करना है, सिंपल एकदम पहले की तरह यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं इस तरीके से। हम लोगों को दिया हुआ है दो चीज, हमको पहला तो दिया हुआ है नंबर ऑफ मैन, तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, और दूसरा दिया हुआ है डेज, नंबर ऑफ डेज ही ना, हाँ वो जो है डे है एक तरह से, जो 42 है वो क्या है, डे है, तो नंबर ऑफ डे लिख लो। इसको ऐसे बॉक्स बनाओ, दो बॉक्स बना लेते हैं। तो पहले कितने लोग थे, पहले 900 बंदे थे, और उनके लिए जो खाना चला था वो 42 डेज तक चल रहा था। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं 500, फटाफट क्वेश्चन में हड़बड़ी कर देते हैं, देखते हैं कि वहां 500 लिखा हुआ तो यहाँ पर 500 डाल दो, और यहाँ पर x कर देते हैं, तो यही गलत हो जाता है। यहाँ पर आप लोग से ये नहीं बोला है कि वहां पर 500 लोग हो गए हैं, हमसे बोल रहा है कि 900 जो थे वो तो रहेंगे ही, 500 और आ गए हैं, तो टोटल 900 और प्लस कर दो उसमें 500, तब जाकर के निकलेगा आपका 1400। और अब जो वहां पर बंदे हैं वो टोटल 1400 बंदे हैं, ना कि 500। तो इसमें ही बच्चे बस गलत करते हैं। अच्छा कहाँ मिट रहा है, वो मिट जा रहा है, मेरे को इसको मिटाना है, ये चल कोई बात नहीं, लाइन मिट जा।
प्लस ही साइन बना लो यहाँ पर, इसको अब ऐसे 1400 लिखो यहाँ पर, ये हमारा 1400 हो गया। अब नंबर ऑफ 1400 हो गया है और नंबर ऑफ डेज हमको पता नहीं है, जाहिर सी बात है कि इनवर्स वाला है तो हम लोग क्या करेंगे भैया, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग का इनवर्स का, मल्टीप्लाई वाला। तो 900 का 42 से मल्टीप्लाई करो, इधर 1400 का मल्टीप्लाई कर दो x के साथ। x की वैल्यू चाहिए 1400 को इधर ले आओ, तो ये जाएगा आपका 900 मल्टीप्लाई में 42 और डिवाइड बाई में आपका आ जाएगा 1400, उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो गया, इक्वल टू साइड में x बच जाएगा। पहले तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 14 के टेबल में 3 टाइम में डायरेक्ट हमारा 42 आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, तो ये हो गया कट। अब 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू वो 27 है, और ये क्या निकला, ये हमारा नंबर ऑफ डे निकला ना। इसका मतलब कि वहां पर जो खाना है अब केवल और केवल 27 डेज तक ही चलेगा। तो इस तरीके से बबुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ये गलती ना करना है, यहाँ पर 500 ना लिख देना, अदरवाइज पूरा का पूरा जो हमारा आंसर है ना बेकार हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एमसीक्यूज करोगे ना तो उसमें मिक्स अप क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और रिवर्स आप एक्सरसाइज पढ़ोगे तो एक एक्सरसाइज पूरा डायरेक्ट वाला है तो उन लोगों को पता रहेगा कि डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। जब एक्सरसाइज अगले वाले में आ जाओगे तो वहां पर पूरे इनवर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे बहुत मजा आता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। चलिए उनको सॉल्व किया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उसमें हमसे बोला जा रहा है कि इफ 8 ऑरेंजेस कॉस्ट 52 रुपी, यानी जब हम लोग 8 ऑरेंजेस खरीदते हैं तो हमें 52 रुपी देना पड़ता है, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर रुपी 169। तो बताइए 169 रुपी अगर देंगे तो हमें कितने ऑरेंजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख करके पहले समझते हैं कि डायरेक्ट वाला है इनवर्स वाला है। तो जब मैं 52 रुपी में 8 ऑरेंज खरीद रहा हूं, तो जब मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो मुझे ऑरेंज भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो एक नंबर को बढ़ाने के बाद दूसरा नंबर भी क्या हो जा रहा है, मेरा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पर डब्बा बना दो और डायरेक्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व कर दो। क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक तो हमें कॉस्ट दिया हुआ है, दूसरा अपने को ऑरेंज का नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऑरेंजेस लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं शॉर्टकट में कॉस्ट लिख देता हूँ। कॉस्ट हमारे किस चीज में, रुपी में है ना, तो ये इसको भी आप जरूर लिख देना, क्योंकि भैया जो अमाउंट होता है वो कई चीजों में होता है, डॉलर में होता है और रूबेल वगैरह में बहुत सारी चीज में होता है। तो सॉरी 42 ऊपर में लिख दिया गलती से। ऑरेंजेस कितने थे हमारे पास, 8 ऑरेंजेस थे, कॉस्ट कितना था 52 रुपी था। अब दूसरे वाले का कॉस्ट दिया हुआ है 169, ऑरेंजेस हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑरेंजेस के बदले में एक्स लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ शॉर्टकट में कि ये मेरा डायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई में 52 इक्वल टू साइड में x डिवाइड बाई में 169। 169 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई में 169 और डिवाइड बाई में 52 तो पहले से है ही, उसको रहने दो बेचारे को, इक्वल टू साइड में x आ गया। ठीक है, ये दोनों कट तो हो रहे हैं हमारे। चलो इसी को पहले कट कर लेंगे, चलो इसी को कट कर लेते हैं। छोटे नंबर से हर बार बड़े नंबर से कट करो, वैसे दिख रहा है मुझे कि ये दोनों भी कट हो जाएंगे, लेकिन मैं छोटे से ही कर देता हूँ क्लास 8 के लेवल हिसाब से। 4 के टेबल से कट हो रहा है, देखो 4 के टेबल में 4 टू जा 8 हो जाएगा, बाकी 2 से भी कट हो रहा है, तुम लोग 2 से भी कर सकते हो, मैं 4 से कर देता हूँ। 4 टू जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 हुआ, 1 आगे गया तो ये 12 बन जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो गया। अब 13 आ गया। तुम लोगों को देखो क्लास 8 में होना, कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। मैथ के एग्जाम में कई बार ऐसा होता है बच्चों, मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया और कई बच्चों को देखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन उनसे सॉल्व होते रहते हैं, फिर भी लास्ट में 2-3 क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है, 3 घंटे का समय रहता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। तो यहाँ तुम लोग को टाइम बचाना है। अब तुम इसको कट करने जाओगे, डिवाइड करोगे, टाइम लगेगा। मुझे याद है कि 13 का जो स्क्वायर है वो 169 होता है, यानी कि 13 का टेबल 13 1 जा 13 और 13 का टेबल जब मैं 13 टाइम पढ़ूंगा तो 169 आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर ही मेरा 169 होता है। तो ऐसे अगर याद रहेगा ना तो फटाफट कट हो जाता है। बाकी आप डिवाइड कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 13 2 हमारा कितना होता है, 26 होता है। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 26 आ गई, यानी कि अपने को 26 ऑरेंजेस मिलने वाले हैं। देखो तो ऑप्शन में है कि नहीं है भैया, होने तो चाहिए 26 ऑरेंजेस, है कि नहीं ऑप्शन में, बिल्कुल दिए हुए हैं सर जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 26, इट मींस द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बन गया हमारा पहला एमसीक्यू। अभी हमारे पास 3 और भी एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आइए उनको सॉल्व किया जाए। देखो भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो अपने फ्रेंड के साथ फटाफट शेयर कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर्स के वीडियोस बना सकूं, एकदम सिंपल लैंग्वेजेस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको करा सकूं। देखना इन क्वेश्चन में जो मैं कराया हूं ना तुम लोगों को, और जो मैं बचाया हुआ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन की भी जरूरत रहती है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि कार इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर आवर। एक कार जो है वो 75 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है तुम लोग पता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर में
1 आवर में वो 75 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब ये है, ओके। यहाँ पर जो स्पीड है उस कार की वो मैं बता देता हूँ, इसको लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, कि जो स्पीड है वो है 1 आवर में 1 आवर इक्वल टू 75 किलोमीटर। ये होता है इसका मतलब, 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर चल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स। तो बताइए वो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करो कि आवर को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। आप ये देखो कि वो जो कार है वो कितने मिनट में 75 किलोमीटर चल रहा है। तो 1 आवर में होता है 60 मिनट, यानी कि जो कार है वो 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 20 मिनट्स में वो कितना चलेगा। तो हम तो जान गए भैया कि जाहिर सी बात है, अगर हम लोग उसको समय कम देंगे तो डिस्टेंस भी वो कम कवर करेगा। टाइम जितना कम दोगे डिस्टेंस भी उतना ही कम हो जाएगा। 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रहा था, 20 मिनट्स में कितना चलेगा, तो 75 से कम चलेगा। अब कितना कम चलेगा वो हम लोग पता लगाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देता हूँ, दो चीज दिया हुआ था अपने को, एक तो दिया होता है स्पीड, है ना, दूसरा दिया हुआ है टाइम। टाइम को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो स्पीड कितना था, 75 था, या फिर स्पीड ना लिखो, उसको डिस्टेंस लिख लो। स्पीड तो दिया हुआ था लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, डिस्टेंस ही था हमारा। 75 किलोमीटर 1 आवर में दिया हुआ था, यानी कि 75 किलोमीटर डिस्टेंस है जो 60 मिनट में वो कवर करेगा। यहाँ पर स्पीड ना लिख करके तुम इसको डिस्टेंस लिखो, तब ज्यादा बेहतर रहेगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है डिस्टेंस जो कि है 75 किलोमीटर, और जो टाइम लग रहा है वो 60 मिनट्स लग रहा है। टाइम किस चीज में हमने लिया है, हमने टाइम को मिनट में लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिस्टेंस तो हमको पता है नहीं, और हमको बोल दिया है कि टाइम जो होगा वो 20 मिनट्स होगा, तो डिवाइड यहाँ पे 20 कर देते हैं अपन नीचे में। अब इसी को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कहाँ पे करूँ, उधर करूँ कि इधर करूँ, चलो इधर ही कर लेता हूँ। तो नए पेन से करते हैं, बहुत देर से व्हाइट पेन चल रहा है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे 75 से डिवाइड करेंगे 60 को, और इक्वल के उस साइड में x से डिवाइड करेंगे 20 को। देखो 20 x की वैल्यू चाहिए, 20 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 75 मल्टीप्लाई में 20 और डिवाइड बाई में 60, इक्वल के उस साइड में x रह जाएगा, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 3 के टेबल से हमारा हो जाएगा 3 3 जा 6, सॉरी 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको 3 से कट कर लो, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 आ गया, बचेगा 1, वो आगे जाकर 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो 25 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है ना वो 20 मिनट में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। 25 दिया है कि नहीं दिया है भैया, दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो हमारा किस चीज में, कौन से प्रोपोर्शन में है। और साथ ही साथ ये चीज लोग आपको भी ध्यान में रखना है ना, कई बार क्वेश्चन घुमा करके दिया रहता है, तो उसको पहले आप इस तरीके से कन्वर्ट जरूर करोगे, खास करके समय वाले क्वेश्चन में, टाइम वाले क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से समझते हैं। इसमें दिया क्या है भैया, तो बोल रहा है कि एक पोल है जो कि 14 मीटर हाइट है उसका, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 14 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर, वो क्या कर रहा है, 10 मीटर का शैडो बना रहा है। जैसे कि मान लो कि ये मेरा एक पोल मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा पोल है, खंबा है, तार वार का कुछ चीज का भी खंबा होगा ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि इसका जब शैडो देखोगे जमीन में ना, तो शैडो ये बना रहा है 10 मीटर का। ये हमारा पोल कितने मीटर का था, 14 मीटर का पोल था, 10 मीटर का शैडो बना दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि एट द सेम टाइम, उसी समय पर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ ट्री द लेंथ ऑफ हुज शैडो इज 7 मीटर। यानी कि इसी समय सूरज मान लो अगर यहाँ पर है, या जहां पर भी सूरज रहे, वैसे तो यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा उस साइड में होगा, पिछू साइड में होगा, तब ऐसा शैडो बना है। इसी समय एक पेड़ है, वो पेड़ क्या कर रहा है भैया, तो वो पेड़ भी एक शैडो बना रहा है, और पेड़ की जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है, 7.5 मीटर है। ये जो शैडो बन रहा है ना पेड़ का, ये हमारा 7.5 बोलो, सॉरी 7 मीटर है। आपको बताना है कि जो पेड़ की हाइट है वो कितनी है, ये पूछ रहा है। समझ आया क्वेश्चन। एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है, उसका शैडो है 10 मीटर। एक ट्री है जिसकी हाइट नहीं बताई गई है और उसका शैडो दिया हुआ है 7 मीटर, और पूछ रहा है बताइए ट्री का जो हाइट है वो कितना है। तो यहाँ पर जब हमारा देखो शैडो का लेंथ अगर कम हो रहा है, पहले शैडो 10 मीटर का था और यहाँ पर 7 मीटर हुआ है, तो इसका मतलब यही होगा कि जो पेड़ है ना वो भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर अपन एक नंबर को कम कर रहे हैं तो दूसरा वाला नंबर भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर कैसे होगा, फिर से समझो इसको अच्छे से। 10 मीटर का शैडो कब बन रहा था, जब 14 मीटर का हमारा खंभा था। अब हमारा जो शैडो है वो 7 मीटर का है, इसका मतलब कि जो पेड़ है वो 14 से तो छोटा ही होगा, तभी उसका शैडो भी थोड़ा छोटा बन रहा है। तो एक नंबर को कम करने पे दूसरा जो नंबर है ना वो भी हमारा कम ही होगा। इसीलिए ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी इसके पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ या जो मैंने पिछले क्लासेस लिए है ना उन सभी के पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ, तो तुम लोग बस पीडीएफ से भी सॉल्यूशन सॉल्व करके देख सकते हो। तुम लोग को बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन देखना है तो पीडीएफ से ही तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। तो ये बन गया हमारा इस तरीके से। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप लोग के लिए मैं बॉक्स बनाऊंगा। पहले तो दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास दिया हुआ है, ये दोनों को अलग अलग चीजें, एक ट्री है एक हमारा खंभा है, पोल है। तो मैं बार बार अलग अलग ट्री और पोल तो लिखूंगा नहीं, मैं उसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा ऑब्जेक्ट का। क्या वर्ड यूज करूंगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी थिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। और दूसरा क्या है, दूसरा अपने को शेडो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो पहला वाला था उसका 14 मीटर हाइट था और उसका जो शैडो है वो है 10 मीटर का। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अपने को हाइट पता नहीं है, इसको अपन x लिख लेंगे, और इसकी जो शैडो है वो 7 मीटर है। बस यही से आपका सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट वाला है, इसका मतलब ये बनेगा 14 डिवाइड बाई 10 इक्वल की उस साइड में x डिवाइड बाई 7, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 7 को इधर ले आता हूँ, तो 14 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 10 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में x है। मैं कट नहीं करूंगा, कट तो हो रहा है मेरा, लेकिन कट करने से ना मेरा काम और उलझ जाएगा, क्योंकि नीचे में जब 10 या 100 ऐसे नंबर रहेंगे ना तो आप कट मत करो। आप क्या करो कि वहां पर आप डेसिमल लगा करके काम चला लो। डेसिमल कैसे लगता है देखना, 14 का जब अपना 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 7 96 होता है, तो ये बन जाएगा आपका 96 डिवाइड बाई में 10 इक्वल टू साइड में x आ गया। तो ये जो जीरो है ना, इस एक जीरो की वजह से जो डेसिमल है वो राइट साइड से 1 डिजिट के अंदर घुस चला आता है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो जो 96 आपको दिख रहा है ना, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो x का जो वैल्यू होगा वो 9.6 मीटर होगा, क्योंकि जो हाइट है वो मीटर में दिया हुआ था। तो जो पेड़ की हाइट होगी वो 9.6 मीटर होगी, जो आपको सॉरी 9.6 बोल रहा है, 14 7 सॉरी 96 लिख दिया हूं, 98 होता है ना, 98 होता है, आई एम रियली रियली सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर। ओके, अगर आप इसको कट करने जाते हैं ना तो भी इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। देखो क्या होता है ना, अगर मैं कट करके आपको दिखाऊं तो इसको देखो 14 मल्टीप्लाई 7 है डिवाइड बाई में 10 है, पहले तो 2 से कट होता है लेकिन लास्ट में कट भी नहीं होता, 2 7 जा हमारा हो जाता है, और ये बन जाता है हमारे पास 2 5 जा 10। अब क्या करोगे कि अब तो हमारा 5 से कट हो नहीं रहा है, तो ऊपर में 7 7 जा 49 करोगे और उसको 5 से डिवाइड करोगे, तो ये कट तो होगा नहीं, फिर आप डिवाइड करोगे डेसिमल लगाओगे तो टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो कभी भी नीचे में अगर 10 हो 100 हो 1000 हो तो उस कंडीशन में केवल न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करो और नीचे में जितने जीरो रहते हैं उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, राइट साइड से उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाते जाना। जैसे मान लो नीचे में अगर 100 रहता है ना तो मैं यहाँ पर डेसिमल लगाता 8 और 9 को छोड़ करके, ठीक है। अगर नीचे 1000 रहता है तो मैं पहले एक जीरो लिखता है यहाँ पर और फिर टोटल 3 डिजिट बना करके फिर डेसिमल लगाता। तो ये डेसिमल वाला तो तुम लोग क्लास 6 में भी सीख चुके हो, हटाओ सब चीज हटाओ, गोली मारो। फिलहाल ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट और 9.8 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसको देखते हैं कि वो डायरेक्ट वाला है या इनवर्स वाला है, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है वो भी। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर भी इसका छोटा सा और प्यारा सा ही आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे तुम लोग के लिए नहीं, क्लास 8 में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब हायर क्लास में आप जाओगे ना तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बना करके दिया जाता है। लेकिन अभी अगर तुम लोग का क्लास 8 में बेसिक क्लियर रहेगा ना तभी जाकर के आप हायर क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जब वो मुश्किल करके दी। जैसे कि तुम लोग 2 + 2 जब करना सीख गए तभी तुम लोग 200 + 200 करना सीख पाए। अगर 2 + 2 नहीं सीखते ना, अचानक से 200 + 200 दिया जाता तो मुश्किल हो जाता। बस वही चीज है कि तुम लोग बेसिक सीखो। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 persons कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 days, यानी 3 आदमी जब एक वॉल को बनाते हैं तो उन लोगों को 4 days का समय लगता है। तो देन 4 person कैन बिल्ड इट इन, यानी कि अगर हम लोग वहां पर 3 के बदले एक और आदमी ले आए, 4 आदमी लगा दें, तो वो 4 लोग मिल करके उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो देखो जब हम लोग नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाएंगे 3 का 4 करेंगे तो जाहिर सी बात है जो समय वो क्या होगा, कम लगेगा। 3 लोग अगर 4 दिन में बना रहे थे, अब 4 लोग आ गए हैं तो 4 दिन से कम समय ही लगेगा। तो हो सकता है कि ये हमारा फ्रैक्शन वाला समय हो या फिर नन ऑफ दीज हो या फिर 3 हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, पहले की तरह आप लोग यहाँ पर फिर से वही करो, डब्बा उब्बा बना लो फटाफट। 2 चीजों का डब्बा बनेगा, एक तो हमारे पास पर्सन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैन, या फिर पर्सन लिखा हुआ है, मैन तो लिखा नहीं, हो सकता है वुमेन भी होगी यहाँ पर, तो मैं पर्सन ही लिख देता हूँ। कोई जेंडर वाला भेदभाव नहीं किया जाएगा लड़कियों के साथ। और फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरा चीज जो है वो डे दिया हुआ है। कितने पर्सन थे, पहले 3 पर्सन थे और जो डे है वो 4 लग रहा था। अब हमारे पास पर्सन हो गए 4 और हम लोगों को पता नहीं है कि डे कितना लगेगा, तो डे के बदले में x लिख लेंगे। और हम लोग को ये तो पता चल गया है कि जब एक को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग पर्सन को 4 कर दिए 3 से तो जो नंबर ऑफ डेज है वो 4 से कम हो जाएगा, कम समय में हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनवर्स वाला क्वेश्चन। तो अब आप लोग क्वेश्चन देख करके समझने लगे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट का और कौन सा इनवर्स का है। तो इनवर्स वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और डायरेक्ट वाले में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 × x इस तरीके से।
अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 3 × 4 डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा, इक्वल को साइड में x आ गया, 4 से 4 को उड़ा दो, 3 = x आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। और ये क्या निकाला हमने, डे निकाला है ना, तो 3 days इज द करेक्ट आंसर। देखो तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है उसमें दिया हुआ है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप अब आपको डायरेक्ट और इनवर्स से कुछ भी डर नहीं लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा जबकि सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में भूल जाओ किसी भी तरीके से कि डायरेक्ट में डिवाइड करना था या इनवर्स में डिवाइड करना था, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लो, जिसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, कि जो डायरेक्ट है उसमें भी डी आता है, और जब हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें भी डी आता है। तो यहाँ पर अब आप लोग इसको याद कर लोगे कि डी से डायरेक्ट, डी से डिवाइड, तो जब डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड करना है, और बचा क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि इनवर्स वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस डायरेक्ट वाला डिवाइड याद रखना, डी से डायरेक्ट, डी से डिवाइड, तो वो दूसरा जो हमारा है ना इनवर्स का मल्टीप्लाई, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए पहला काम क्या करना है, फटाफट इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, दूसरा काम लाइक करना है, तीसरा काम आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगला आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इंग्लिश का बना दीजिए, मैथ का छोड़ दीजिए, ईवीएस का, ईवीएस तो होता नहीं है, सोशल स्टडीज, साइंस वगैरह। बाकी जो सैंपल पेपर है ना वो मैंने अपलोड कर दिया है, सैंपल पेपर हमने बहुत सारे अपने टेलीग्राम पे दे दिए हैं, आप टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, और वहां से आप बहुत सारे सैंपल पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, उनको सॉल्व करके भी अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हो या दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारा सा थैंक यू फॉर वॉचिंग।